हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के संघवाद के प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में और कई बार कंपटीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, विकल्प के रूप में और प्रश्न उत्तर के रूप में। तो आप चलिए हमारे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ाई करते हो या अन्य किसी बोर्ड में, या जो परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे अभी, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। और जो हमारे भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह विकल्प में ज़रूर पूछा जाएगा। इसका अध्ययन करना आपको अति आवश्यक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और साथियों, प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या है अब क्लास 10 सिविक्स संघवाद देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला आता है अति लघुत्तरी प्रश्न। इसका जवाब आपको छोटे में देना है। पहला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था कैसे गठित होती है? तो उत्तर हो जाएगा, संघीय व्यवस्था तब बनती है जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र राज्य अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, वह क्षेत्र जिस पर किसी का कानूनी अधिकार है। क्षेत्र को भौगोलिक सीमाओं के संदर्भ में या कुछ प्रकार के विषयों के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? अधिकार क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से कौन सी शासन व्यवस्था है? तो उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, एकात्मक शासन व्यवस्था से शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। चलिए अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 क्वेश्चन, 4 देशों के नाम बताए जहां एकात्मक प्रकार की सरकार है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, एकात्मक प्रकार की सरकार वाले प्रमुख देश कौन कौन है? नंबर 1 ब्रिटेन, 2 इटली, तीसरा जापान, चौथा श्रीलंका। जापान और श्रीलंका। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, समवर्ती सूची से क्या आशय है? तो उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची में ऐसे विषयों की सूची है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोनों मिलकर के, यानी स्टेट और प्लस सेंटर दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। समवर्ती दोनों कानून बनाएंगे। अब उसके बाद फिर क्या है, पंचायत समिति क्या होती है? तो पंचायत समिति ग्राम पंचायतों का एक समूह है। नेक्स्ट, संघवाद को परिभाषित करें। उत्तर क्या है, संघवाद सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश या संघ की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ग्राम सभा क्या है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। उसके बाद आंसर इसका हो जाएगा, ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क सदस्यों की एक बैठक है जिसमें लोग सीधे भाग लेते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। यही ग्राम सभा है। चलिए फिर देखिए, ग्राम सभा गांव के सभी वयस्क सदस्यों की एक बैठक है जिसमें लोग सीधे भाग लेते हैं और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 10, संघ सूची क्या है? उत्तर क्या हो जाएगा? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय रखे गए हैं, यानी 97 विषय रखे गए हैं, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? राज्य सूची क्या है? तो उत्तर हो जाएगा राज्य सूची वह विषय है, यानी राज्य सूची वह सूची है जिसमें उन विषयों को गिनाया गया है जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा? समवर्ती सूची के विषय, यानी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? तो समवर्ती सूची में फिर से आ गया क्वेश्चन, रिपीट है, तो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं, तो समवर्ती सूची कहलाता है। स्टेट में राज्य में राज्य सरकार और केंद्र में केंद्र सरकार, और जब समवर्ती सूची आएगी तो उसमें दोनों मिलकर काम करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाने वाली संस्था का नाम क्या है? तो उत्तर क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी में राज्य निर्वाचन आयोग लखनऊ में है, वही कराता है चुनाव, चाहे प्रधान का हो या नगर पालिका, पंचायत, मेयर, कोई भी हो, यही कराता है चुनाव। अब इसके बाद फिर क्या है? 14, स्थानीय शासन वाली कौन कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? उत्तर क्या हो जाएगा? नगर पालिका और नगर निगम ये शहरों में काम करती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 21 वर्ष, 21 वर्ष आप लग गए तो आप जो है प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं। और इसके बाद क्या है? 18 वर्ष में आप वोट दे सकते हैं, 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं, यानी मतदान कर सकते हैं। और 21 वर्ष में आप चुनाव लड़ सकते हैं, क्या? प्रधानी वाला, प्रधानी चुनाव लड़ सकते हैं। और किसी वार्ड सदस्य भी बन सकते हैं, सदस्य के भी सदस्य होते हैं, वो भी उप प्रधान होते हैं, यही सदस्य चुना जाता है प्रधान। लेकिन डायरेक्ट बाद में जैसे प्रधानी चुनाव हो गया, उसका एक वार्ड से भी जो निर्वाचित हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु उत्तरी प्रश्न। चलिए हम इसको देखते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न। अब पहला क्वेश्चन है भाषाई राज्यों का गठन क्यों हुआ, इसके क्या लाभ हुए? उत्तर हो जाएगा भारत में भाषाई राज्यों का गठन यह सुनिश्चित करने के लिए हुआ कि एक भाषा बोलने वाले क्षेत्र एक राज्य में आ जाएं। भाषाई राज्यों से लाभ, नंबर 1, भाषावार राज्य बनाने से देश अधिक एकीकृत और मजबूत हुआ है। इससे प्रशासन व्यवस्था भी सुविधाजनक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राज्य सूची में रखे गए किन्हीं 5 विषयों के नाम लिखिए। राज्य सूची के 5 विषय ये हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। राज्य सूची में 5 विषय कौन कौन है? नंबर 1, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। इतने विषय राज्य सूची का है। पुलिस भी राज्य का है, व्यापार का है, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई। समवर्ती नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्या है? समवर्ती सूची के किन्हीं 5 विषयों को गिनाइए या लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची के 5 विषय ये हैं। कौन कौन है? देखो, शिक्षा, वन, विवाह, मजदूर संघ और उत्तराधिकार, ये सब क्या है? ये समवर्ती सूची के विषय हैं। समवर्ती का मतलब है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए, समवर्ती सूची। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों के बारे में बताइए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिक नहीं है, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को ये अपने विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के
भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं। ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के लिए उपयोगी हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? भारत की भाषा नीति क्या है? भारत की भाषा, उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा न देकर हिंदी और अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। अब आगे क्या है? अंग्रेजी को राजकीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है, विशेषकर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों को देखते हुए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए, देखते हुए सभी राज्यों की प्रमुख भाषा का विशेष ख्याल रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, 73वें संविधान संशोधन 1992 की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा 1992 में 73वें संविधान संशोधन 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या है? नंबर 1, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है। नंबर 2, अब इन निकायों के सदस्यों के निर्वाचन में अनुसूचित जाति, जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों तथा महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में सत्ता के बंटवारे का किस प्रकार परिवर्तन किया जा सकता है? उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा भारतीय संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना होगा। इसमें पहले संशोधन को संसद के दोनों सदनों में पृथक पृथक 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना आवश्यक है। इसके बाद कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पंचायतों की प्रमुख परेशानियों का वर्णन करें। उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायतों की मुख्य परेशानियां क्या है? जागरूकता का अभाव, धन का अभाव, अधिकारियों की मनमानी, जन सहभागिता में कमी, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समय पर वित्तीय मतलब धन, वित्तीय मतलब होता है क्या? धन सहायता उपलब्ध नहीं कराना। चुनाव नियमित रूप से नहीं होते, कभी आगे कभी पीछे, कभी धांधली होती है। तो इस तरह से अगर सही चुनाव हो जाए तब जो है जनता अपने हिसाब से प्रतिनिधि चुन सकती है। और उसके बाद क्या है? 1992 देखते हैं कि अगर चुनाव होता है तो पैसा बंटने चालू हो जाता है। और उसके बाद शराब और अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। इसलिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तब जाके जो है बढ़िया लोग अपना प्रतिनिधि चुन पाएंगे। और उसके बाद फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, 1992 के संविधान संशोधन द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकेंद्रीकरण को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? स्थानीय निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना आवश्यक है। कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और उसके बाद हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, और उसके बाद फिर आगे क्या है? राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा स्थानीय निकायों को देना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में बेल्जियम से मिलती जुलती विशेषता यह है
कि दोनों देशों में संपूर्ण देश के लिए एक संघ सरकार का गठन किया गया है। अलग विशेषता यह है कि बेल्जियम की केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के 2 क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई हैं, जबकि भारत में केंद्र सरकार अनेक मामलों में राज्य सरकार पर नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार बेल्जियम की सरकार एकात्मक शासन प्रणाली से संघात्मक शासन में बदली? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बेल्जियम की केंद्रीय सरकार ने 1993 में संविधान संशोधन करके प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें केंद्र पर निर्भर रही। इस प्रकार बेल्जियम ने, चलिए देखिए यहाँ थोड़ा है, देखिए इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकार अब केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था क्या है? इसकी विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? संघीय व्यवस्था में सत्ता केंद्रीय सरकार और अन्य सरकारों में बटी होती है। संघीय व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें राज्य से संबंधित विषयों पर। इसके बाद दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। और आगे क्या है? केंद्र तथा राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं। नेक्स्ट है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ मतलब बड़ा। अब इस क्वेश्चन का उत्तर आपको थोड़े बड़े में देना है। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर को कैसे शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया? तो उत्तर क्या है? यानी पंचायत के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर होते हैं पंचायत के, 3 स्तर। कई बार एग्जाम पूछा गया है पंचायत के। तो क्या है? 1992 में लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। नंबर 1, स्थानीय सरकारी निकायों के लिए नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। नंबर 2, इन संस्थाओं के निर्वाचित निकायों और कार्यकारी प्रमुखों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं। नंबर 3, सभी पदों में से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और नंबर 4, प्रत्येक राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक स्वतंत्र संस्था बनाई गई है। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के, नेक्स्ट देखिए, अब राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियाँ और राजस्व साझा करना आवश्यक है। साझा करने की प्रकृति अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, इतना आपको ध्यान देना है। और नंबर 2 क्वेश्चन क्या है? एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट करिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक तरफ एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरा संघात्मक शासन व्यवस्था। अब क्या हो जाएगा? इसमें केंद्र सरकार शक्तिशाली होती है, इसमें केंद्रीय सरकार अपेक्षाकृत कमजोर होती है। अब नंबर 2, इसके अंतर्गत संविधान संशोधन केंद्र सरकार कर सकती है। अब इसमें केंद्र सरकार अकेले संविधान संशोधन नहीं कर सकती। हम नेक्स्ट देखिए, अब इसके आगे थोड़ा देख लीजिए। अब शक्तियाँ एक जगह पर केंद्रित होती हैं, शक्तियाँ कई स्तरों पर विभाजित होती हैं। इसमें एक ही नागरिकता होती है। कई संघीय व्यवस्था वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। अब केंद्र सरकार राज्यों से, इसमें क्या है? केंद्र सरकार राज्यों से शक्तियाँ ले सकती है। अब इसमें क्या है? दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। अब आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघवाद किस प्रकार कार्य करता है? उत्तर क्या हो जाएगा? भारतीय संघवाद का क्रियान्वयन, भारत सरकार ने भारतीय संघवाद को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई नीतियों को अपनाया। यथा नंबर 1, भाषाई राज्यों का गठन। स्वतंत्रता के बाद 1956 में सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू कर
कई राज्यों को भाषाई आधार पर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, गठित किया। अब देख सकते हैं यहाँ पे, देखो, हाँ यहाँ जहाँ तक था, कई राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किया। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन संस्कृत, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नताओं को रेखांकित करने और उन्हें आदर देने के लिए भी किया गया, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड आदि। भाषावार राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। नंबर 2, भाषा नीति। भारत एक बहुभाषी देश है। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं। हर एक राज्य अपनी भाषा तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्र है। हिंदी को राजभाषा माना गया है, लेकिन गैर हिंदी भाषी प्रदेशों की मांग पर अंग्रेजी का भी प्रयोग जारी रखा गया है। नंबर 3, केंद्र राज्य संबंध। संघवाद के लिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के रिश्ते अच्छे रहे। 1990 के बाद केंद्र में बनी गठबंधन सरकारों सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की, चलिए अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्या है। अब 1990 के बाद केंद्र में बनी गठबंधन सरकारों से सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपी है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि भारत एक संघीय देश है, जिसने हमेशा संघवाद के सुचारू रूप से कार्य करने का प्रयास किया है। और नंबर 4 क्या है, संविधान संशोधन 1992 से पहले और भारत में स्थानीय स्वशासन के बीच किन्हीं 3 अंतरों को बताएं। अब क्या है, 1992 के संशोधन से पहले, 1992 के संशोधन के बाद क्या हुआ था। देखो, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं मौजूद थी, लेकिन उनकी स्थिति और शक्तियों संविधान में स्पष्ट नहीं। अब इसके बाद संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे स्थानीय स्वशासन की मौलिक संस्थाओं के रूप में उनका अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। अब नेक्स्ट देखिए, अब आगे फिर क्या हुआ था। पंचायतों में अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था। संशोधन ने पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य कर दिया। यह स्थानीय शासन में हाशिए पर मौजूद वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब इसमें क्या है, निर्णय लेने और प्रशासनिक शक्तियों अक्सर सरकार के उच्च स्तरों पर केंद्रित होती थी, जिसमें स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सीमित हो जाती थी। अब इसमें क्या है, संशोधन का उद्देश्य पंचायतों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाना है। इस विकेंद्रीकरण का उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना और स्थानीय विकास को बढ़ाना था। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब आगे क्या हो जाएगा, भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है। इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखें। उत्तर क्या हो जाएगा, भारत में केंद्र, राज्य और स्थानीय 3 स्तरों पर सरकारें हैं। भारत में एक लिखित एवं विस्तृत संविधान है। प्रत्येक स्तर की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट वर्णित। संविधान के मौलिक प्रावधानों को कोई एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अधिकार है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा जाना। वित्तीय स्वायत्तता के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग स्रोत। अब आगे क्या है, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5-6 देखिए। 5 पूरा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए।
संविधान द्वारा प्रस्तावित संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे की 3 सूची व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर हो जाएगा इसका, संविधान द्वारा संघ सरकार एवं राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा निम्नलिखित 3 सूचियों के द्वारा किया गया है। संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ये विषय राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे रक्षा, वित्त, विदेश विभाग आदि। राज्य सूची क्या है? राज्य सूची दिए गए विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। ये स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे कृषि, पुलिस, वाणिज्य इत्यादि। अब नेक्स्ट हो जाएगा समवर्ती सूची। इस सूची में गिनाए गए विषयों समवर्ती सूची इस सूची में गिनाए गए विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकारें दोनों ही कानून बना सकती है। एक ही समय में किसी एक विषय पर दोनों सरकारों के कानून में टकराहट होने की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा और राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। अगर कोई कानून बना रहे राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों विषयों में लेकर के, तो अगर किसी प्रकार का टकराव हुआ, कोई बात बिगड़ी दोनों में, तो केंद्र सरकार वाला जो है कानून मान्य होगा और राज्य सरकार वाला कानून बंद हो जाएगा वहीं से। अब आगे क्या है? अवशिष्ट शेष विषय केंद्र सरकार को प्रदान किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखो इसका कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न है, जैसे क्या है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की उपस्थिति दर्शाए। मणिपुर, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और गोवा। तो देख सकते हैं ये भारत का नक्शा है। देख सकते हैं छत्तीसगढ़, देखो सिक्किम यहाँ बना है, सिक्किम जो है यहाँ है, और उसके बाद मणिपुर कहाँ है? मणिपुर इधर है। यानी ऐसे जब नक्शा करेंगे तो पूरब पश्चिम, इधर क्या है? इधर पूरब है, इधर उत्तर है, इधर देखो ऐसे कर देते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इधर यानी नॉर्थ है ईस्ट, और इधर ईस्ट वेस्ट, हाँ ईस्ट लिख नॉर्थ है, और इधर क्या है? इधर पश्चिम है, इधर साउथ है, ईस्ट पूरब है, और इधर वेस्ट पश्चिम है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हाँ, तो इस तरह से ये हो जाएगा नक्शा। और उसके बाद देखिए, अब देखिए इधर अब क्या हो जाएगा? देखो मणिपुर यहाँ है, सिक्किम यहाँ है, और छत्तीसगढ़ यानी मध्य प्रदेश के बगल क्या है? छत्तीसगढ़ है, और गोवा यहीं पर है, गोवा यहीं पे, ऐसे आपको दर्शा देना है। तो इसके बाद हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको तो मैंने कराया था, थोड़ा देख लेते हैं। संविधान संशोधन 1992 से पहले और बाद में स्थानीय स्वशासन की किन्हीं 3 अंतरों को बताए। 1992 के संशोधन से पहले क्या था? स्थानीय स्वशासन संस्थाएं मौजूद थी, लेकिन उनकी स्थिति और शक्तियों को संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया था। अब बाद में क्या हुआ? 1992 के बाद संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिसमें स्थानीय स्वशासन की मौलिक संस्थाओं के रूप में उनका अस्तित्व सुनिश्चित हुआ। इसमें इन संस्थाओं की शक्तियों, संरचना और कार्यों का भी विवरण दिया गया है। अब आगे क्या है? पंचायतों में अनुसूचित जाति, SC ST, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण के लिए यहाँ कर देते हैं। यहाँ देखिए, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था पहले, लेकिन अब क्या है? संशोधन में पंचायतों में SC ST और महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य कर दिया गया। यह स्थानीय शासन में हाशिए पर मौजूद वर्गों का वर्गों का अधिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। अब यहाँ पर क्या है? निर्णय लेने और प्रशासनिक शक्तियों
शक्तियाँ अक्सर सरकार के उच्च स्तरों पर केंद्रित होती थी, जिसमें स्थानीय निकायों की स्वायत्तता सीमित हो जाती थी। अब यहाँ क्या है, संशोधनों का उद्देश्य पंचायतों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय से संबंधित योजनाओं की योजना बनाने और उन्हें लागू करने के अधिकार के साथ सशक्त बनाना है। इस विकेंद्रीकरण का उद्देश्य शासन को लोगों के करीब लाना और स्थानीय विकास को बढ़ाना था। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका साथियों। अब आगे क्या है, 1992 के संविधान संशोधन पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को बताएं। वही चीज़ फिर है यहाँ पे, देखिए उत्तर क्या हो जाएगा। 1992 से पहले स्थानीय सरकारें चुनाव राज्य द्वारा नियंत्रित किए जाते थे और नियमित रूप से नहीं आयोजित किए जाते थे। स्थानीय सरकारों के पास अपनी खुद की कोई शक्ति या संसाधन नहीं था। 1992 के बाद क्या हुआ, 1992 के बाद स्थानीय सरकारें नियमित रूप से चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग बना। राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारी निकायों के साथ कुछ शक्तियां और राजस्व साझा करने की आवश्यकता है। तो साथियों अब एक क्वेश्चन हुए पूरे, आप लोग यहाँ तक पूरा नोट कर लीजिए। चलिए अभी इसके बाद में MCQ है, तो पूरा यहाँ तक आप अध्ययन कर लीजिए। यकीन मानिए कि सभी प्रश्न इसी वीडियो से मिलेंगे आपको और आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हाँ, और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि आपको विचाराधीन नहीं करना है कि वो करें हम बाद में करेंगे, नहीं। अगर आपको अच्छे नंबर पास होना है, संकल्प आपको लेना होगा कि हम लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे। तो चलिए साथियों, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट भी करो। इसी के साथ मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।